आज चर्चा का विषय है वामपंथियों के जाल में जुडिशरी। डॉक्टर थॉमस शावेल ने अपनी पुस्तक अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एक कहानी बताई है। जब वे हार्वर्ड में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे तो इकोनॉमिक्स की एक क्लास में प्रोफेसर आर्थर स्मिथी ने किसी इकोनॉमिक पॉलिसी पर कोई प्रश्न किया। युवा टॉम ने खूब उत्साह और कन्विक्शन से अपना ओपिनियन दिया कि उक्त पॉलिसी को क्यों लाभदायक होगी। उन्होंने फिर आगे पूछा, और इसके बाद क्या होगा? जब टॉम सावेल ने उनके आगे के परिणामों की चर्चा की तो उन्हें उतना फेवरेबल नहीं पाया। फिर प्रोफेसर ने आगे पूछा, और उसके बाद? तो इस तरह से जैसे जैसे आगे के परिणामों की एनालिसिस की गई, उनके फाइनल या दीर्घकालिक परिणाम शॉर्ट टर्म परिणामों के बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए। और शिक्षा की इस सिंपल एक्सरसाइज ने हमें एक थॉमस सावेल दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं सोचते। उन्हें एक समस्या बताई जाती है, उसे क्राइसिस बनाकर दिखाया जाता है और आप उसके नी जर्क समाधान में जुट जाते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाने के बदले प्राइस कंट्रोल का उपाय सुझाया जाता है। उसका सेकंड स्टेज यह होता है कि वह वस्तु बाजार से गायब हो जाती है, और थर्ड स्टेज यह होता है कि वह ब्लैक में पहले से भी अधिक कीमत पर बिकने लगती है। पर पॉलिटिकल ज़रूरत होती है कि कुछ करते हुए दिखा जाए, और इसलिए पॉलिटिशियंस हमेशा प्राइस कंट्रोल का रास्ता लेते हैं। यह वन स्टेप थिंकिंग हमेशा हर बात में दिखाई देती है। अभी कुछ दिन हुए प्रबुद्ध महिलाओं ने मैरिटल रेप को एक समस्या चिन्हित करते हुए कोर्ट द्वारा इसके विरुद्ध कानून बनाए जाने का समर्थन किया। यह वन स्टेप थिंकिंग है। स्टेज 2 क्या होगा? सचमुच में इसकी पीड़ित कोई महिला घर और परिवार के फ्रेमवर्क को छोड़कर कोई शायद करोड़ों में कोई एक जाए, लेकिन कोर्ट में इस कानून के तहत जितने केस भी दर्ज होंगे उनमें से 99.9% दुर्भावना से प्रेरित और फर्जी होंगे। आज कोई भी तलाक का केस अकेला तलाक का केस नहीं होता, साथ में दहेज उत्पीड़न का केस जुड़ा होता है जो हार्ड बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कल को उसमें यह रेप का केस भी जुड़ जाएगा। स्टेज 3 क्या होगा? जब दो पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में कानून पक्षपाती हो जाता है तो न्याय किसे मिलता है? किसी को नहीं, क्योंकि तब दूसरी पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पड़ता ही नहीं है। जब सरकार ने कानून बनाकर इंडस्ट्री और वर्कर के बीच वर्कर के पक्ष में पक्षपात करना शुरू किया तो क्या हुआ? क्या वर्कर को पहले से अधिक मिलने लगे सैलरी? नहीं, इंडस्ट्री वहां से चली गई। अधिक सैलरी मांगने वाले वर्कर्स बेरोजगार हो गए। जब पुरुष स्त्री के संबंधों में कानून बीच में घुसकर स्त्री के पक्ष में पक्षपात करने लगेगा तो पुरुष क्या करेगा? वह विवाह के संबंध में कदम रखने से डरेगा। तो परिवार नाम की संस्था टूट जाएगी या बनेगी ही नहीं। और ऑन नेट बैलेंस विवाह का इंस्टीट्यूशनल जो कुल मिलाकर स्त्री के एम्पावरमेंट और सुरक्षा का सबसे बड़ा टूल है, उसके टूटने का सबसे अधिक नुकसान किसे होगा? स्त्री आज भी विवाह से अधिक सुरक्षित है। जो स्त्री अकेली रह जाती है वे अधिक वल्नरेबल है, अधिक हिंसा की शिकार है। यह कानून जो स्त्रियों को और अधिक सुरक्षा देने के नाम पर लाया जा रहा है वह कल को उन्हें और असुरक्षित बना देगा। यह कानून बनाया ही गया है दुरुपयोग करने के लिए। यह सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है कि विवाह में किस दिन संबंध सहमति से बनाए गए और किस दिन असहमति से। तो बेशक यह कानून एक तरफा इस्तेमाल और पक्षपात के लिए बनाया जा रहा है, यानी वह क्लासिक वामपंथी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह ट्रेड यूनियनिस्ट ने इंडस्ट्री को मारा, यह कानून विवाह और परिवार की हत्या के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए वन स्टेप थिंकिंग से बाहर निकले, क्योंकि हमारा मुकाबला जिनसे है उन्होंने सारे स्टेप सोच रखे हैं। उनका इरादा, उनका गोल ही स्टेज 3 है, यानी परिवार की हत्या, समाज की दास्ता और स्त्री का शोषण। किसी भी निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि वह निर्णय कौन ले रहा है। वामपंथ का सबसे मूलभूत फीचर है कि यह समाज के उसके निर्णय का अधिकार छीन लेता है। एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का एक छोटा समूह पूरे समाज के बिहाफ पर निर्णय लेता है और उस निर्णय को पूरे समाज पर थोप देता है। यह वामपंथ की मूल तकनीक है। स्टालिन या माओ अपने निर्णय को दूसरों पर लादने के लिए फौज का इस्तेमाल करते हैं। आज के वामपंथी इसके लिए उन संस्थाओं को हाईजैक करके उनका इस्तेमाल करते हैं जो पहले से समाज में स्वीकार्य रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, मीडिया, सिनेमा और जुडिशरी पर वे इन संस्थाओं का प्रयोग समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने के लिए नहीं करते, बल्कि समाज की सामूहिक निर्णय और विचार प्रक्रिया को बाईपास करने के लिए करते हैं। इसका प्रक्रिया का सबसे स्पष्ट उदाहरण जुडिशरी है। वामपंथियों ने बेहद बेशर्मी से समाज को बदलने और उस पर अपने निर्णय को थोपने के लिए जुडिशरी एक्टिविज्म का इस्तेमाल किया है।
कानून बनाने का परंपरागत टूल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित बॉडी संसद या विधानसभा है, जो हर 5 साल में जनता को अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी होती है। पर पिछले कुछ वर्षों से जुडिशरी के माध्यम से वामपंथियों ने कानून बनाने के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है। इन कानूनों को बनाने में ना तो जनता के मंतव्यों और प्राथमिकताओं की कोई प्रतिभागी होती है, ना ही उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व होता है तो सिर्फ समाज को तोड़ने और गुलाम बनाने वाला वामपंथी एजेंडा की प्रतिबद्धता। जुडिशरी ने पिछले कुछ वर्षों में समाज में समलैंगिक संबंधों को परंपरागत वैवाहिक संबंधों के बराबर का स्थान देने की दिशा में निर्णय दिए हैं। हिंदू मंदिरों की परंपरा को कलंकित किया है। लोकप्रिय सरकार के बनाए हुए कानूनों को बाधित किया है। समाज ने यह मांगा नहीं था, इसे अप्रूव नहीं किया था। अभी प्रश्न यह भी नहीं है कि ये निर्णय सही थे या गलत। उससे भी पहले और बड़ा प्रश्न यह है कि वे न सिर्फ समाज के निर्णय नहीं थे, वे समाज की प्राथमिकताओं के विरुद्ध थे। पर समाज न्याय और न्यायालय नाम की संस्था का सही सम्मान करता है और उसी सम्मान का दुरुपयोग करके वामपंथी समाज को तोड़ने का अपना एजेंडा चला रहे हैं। अभी उनका लेटेस्ट टारगेट है विवाह नाम की संस्था। उनका लेटेस्ट हथियार है मैरिटल रेप का कानून, यानी अब पति पत्नी के बीच के संबंध भी रेप की परिभाषा के दायरे में आ जाएंगे। यह कानून विवाह नाम की संस्था को अस्थिर करने की दिशा में क्या प्रभाव डालेगा यह समझना कठिन नहीं है, पर उससे भी बड़ी बात है यह हमने मांगा नहीं है, यह हमें चाहिए नहीं। हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछी गई। यह कानून जिनके जीवन को प्रभावित करेगा उनकी सहमति और स्वीकृति इसमें शामिल नहीं है। कोर्ट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कानून बनाना पूरी तरह से जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अगर आपको स्वतंत्रता प्यारी है तो अपने लिए निर्णय लेने के अधिकार को इन मानवता और सभ्यता के शत्रुओं के हाथ में न जाने दे। जो समाज की स्थापित नैतिकता और परंपराओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें ये अधिकार नहीं दिए जा सकते। धन्यवाद।